नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अगस्त 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईआरएफसी की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। दोस्तों, लास्ट डे बाजार की सिचुएशन काफी खराब था, बट आईआरएफसी पुष्पा मोड में था। कहा कि अपन झुकेगा नहीं, और ये बोलने के बाद शेयर आखिर में क्लोजिंग दिया 191 रुपए 9 पैसे पे, लगभग 0.69% तेजी के साथ। जबकि अगर आप देखेंगे शेयर शुरू में उतना ऊपर भी नहीं था, बल्कि गैप डाउन ओपनिंग दिया 185 184 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद शेयर में ग्रेजुअली रिकवरी हुआ और क्लोजिंग के कुछ मिनटों पहले शेयर पॉजिटिव में पहुंचा और पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट एंड जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। खास करके सरकार की तरफ से बहुत सारे डिसीजन लिया गया है रिसेंट टाइम में, जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है आईआरएफसी की शेयर्स को लेके। दोस्तों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को प्लीज बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहला, न्यूज में जाने से पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आपको मालूम होगा, आईआरएफसी का शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था जनवरी 2021 में, लॉकडाउन के बाद। तो मतलब अभी लगभग 3.5 साल के ऊपर हो चुका है। अब देखिए, हमारे एक्सचेंज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि कोई कंपनी जब आईपीओ के थ्रू बाजार में लिस्ट होता है ना, उसके बाद 3 साल के भीतर अगर उसकी प्रोमोटर की होल्डिंग 75% या उससे ज्यादा है, उसको नीचे लाना पड़ता है। मतलब 75% या तो उसके नीचे लाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे आज की डेट पे आईआरएफसी का जो प्रोमोटर मतलब सरकार खुद है, उनका जो स्टेक है 86.36%। मतलब आज से लगभग 3.5 साल पहले जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था तब जितना था, आज भी दोस्तों एकदम अनचेंज है, उतना ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक दिक्कत तो था निवेशक के मन में कि कभी भी इसमें ओएफएस लॉन्च हो सकता है, कि सरकार अपना स्टेक सेल कर सकता है। अब देखिए, सरकार स्टेक सेल करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब ओएफएस लॉन्च होता है 5%, 10%, कभी 15% तक भी डिस्काउंट में किया जाता है। दोस्तों, इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि गवर्नमेंट एक्सटेंड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग डेडलाइन फॉर पीएसयू स्टिल अगस्त 2026। तो आई थिंक दोस्तों, ये न्यूज देखने और जानने के बाद आपको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल गया कि रिसेंट टाइम में देखिए होने का चांस काफी कम हो चुका है। अब देखिए, नेक्स्ट 6 महीने तक भी हो सकता है, 1 साल के अंदर भी ओएफएस आ सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है, इवन 2026 में भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब कंपनी के हाथ में अभी कितना टाइम है? 2 साल बाकी है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे मैं बोलूंगा आईआरएफसी के लिए बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंपनी एंड बैंक्स हैं जिसमें सरकार की स्टेक जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपने देखा होगा मजगांव डॉक, एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी, वहां पे भी सरकार का स्टेक मोर देन 80% है। कुछ बैंक्स भी है, मैं आपको दिखा, तो 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। ये देखिए ये देखिए, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे बैंक्स में आपने देखना कि जो सरकार की स्टेक है यानी प्रोमोटर की स्टेक है मोर देन 70%। कहीं कहीं पे तो 90% के ऊपर भी है। सेंट्रल बैंक में तो मेरे हिसाब से आई थिंक लास्ट में देख रहा था 90% के ऊपर भी है। तो यहाँ पे जो ओएफएस लाने का एक चिंता था इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर के मन पे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोल सकते हो मिनिमाइज हो चुका है, क्योंकि सरकार यहाँ पे एक्सटेंड कर चुका है। ये दोस्तों सबसे पहला न्यूज हो गया। अच्छा, आज की डेट पे दोस्तों ये देखिए 4 घंटे पहले का न्यूज है। भारत की जो रेलवे मिनिस्टर यानी मिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट बयान दिया है। देखिए, नेशनल रेल प्लान टू मेक रेलवे मोर एफिशिएंट से अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव बेसिकली भारत की आज की डेट पे रेलवे मिनिस्टर है। उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया, चले फटाफट देख लेते हैं। द नेशनल रेल प्लान यानी एनआरपी एम टू डेवलप the capacity and infrastructure of India's railway to meet the growing demand of the transport sector up to 2050 2050 का टारगेट रखा। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव highlighted that this initiative will involve building capacity by 2030 2030 to ensure the railway network can handle future increase in freight and passenger traffic। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा कि देखिए, एक तो भारतीय रेल में इतना ज्यादा क्राउड होता है, इतना ज्यादा जनसंख्या है भारत में, है ना। तो एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो इसको देखिए मिनिमाइज करने के लिए इस प्रॉब्लम को सरकार ने ये डिसाइड लिया कि इसकी जो नेटवर्क है, रेलवे की जो नेटवर्क है, उसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसको इंक्रीज किया जाएगा। अच्छा, कितना रेलवे नेटवर्क इंक्रीज होगा, मैं आपको थोड़ा डेटा दिखा देता हूं। ये देखिए, तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि लगभग 4230 किलोमीटर दोस्तों पूरा पैन इंडिया में इंक्रीज होगा, जिसका टोटल जो कॉस्टिंग यहाँ पे पड़ेगा ऑलमोस्ट 73,555 करोड़ रुपीस, ठीक है। इवन उसके साथ साथ ना और भी बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसके साथ आईआरएफसी का क्या कनेक्शन है। देखिए, आईआरएफसी खुद जाके रेलवेज की पटरी का काम नहीं करेगा या कोचेस
मैन्युफैक्चर करने का काम नहीं करेगा, वो तो चलो दूसरी कंपनी करेगा। कौन करेगा? आरबीएनएल करेगा, इरकॉन करेगा, टीटागर करेगा, जुपिटर वॉगन करेगा, रेलटेल करेगा, इरकॉन करेगा, है ना। अब देखिए वो सारी कंपनी को फंडिंग कौन करेगा? अब देखिए ये सारे काम करने के लिए पैसे की तो जरूरत है। आप लॉजिकली सोचिए ना, क्या वो कंपनी अपने जेब के पैसे से यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा या काम करेगा? तो जी नहीं, फंडिंग कौन करेगा? जी हाँ, आईआरएफसी करेगा। अब आईआरएफसी जिस बेस आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली, देखिए रेलवे सेक्टर में आपको बहुत सारे कंपनी दिख जाएगा, आरबीएनएल, इरकॉन, रेलटेल, बट वो सारी कंपनी से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी कौन है? आईआरएफसी। और इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि फंडिंग करने वाला कंपनी एक ही है। आप देख लीजिए आरबीएनएल कितना कमाता है ना। इरकॉन कितना कमाए? 200 करोड़, 400 करोड़ पर क्वार्टर में। आईआरएफसी की पर क्वार्टर में प्रॉफिट देखिए कितना, लास्ट क्वार्टर आप देख लीजिए 1,500 करोड़ से ज्यादा। मार्जिन देख लीजिए 90 से, बाप रे बाप, 97 मार्जिन पे कंपनी काम करते हैं। मतलब जितना इनकम करते हैं ऑलमोस्ट उतना ही कंपनी की प्रॉफिट होता है, बस वो छोटकू मुटकू जो सैलरी वैलरी देने में जाता है उतना ही, ठीक है। तो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी। अच्छा, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दिखाने में याद हुआ कि क्वार्टर वन की देखिए रिजल्ट कंपनी का बहुत जल्दी आउट होगा। अभी तक कंपनी डेट भी क्वार्टर वन की अनाउंसमेंट नहीं किया, ठीक है। और आई थिंक कि देखिए हाथ में तो ज्यादा टाइम नहीं है, 15 अगस्त के पहले ही रिजल्ट प्रेजेंट करना चाहिए। तो आई थिंक कि नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के भीतर कंपनी की क्वार्टर वन की रिजल्ट की जो डेट है वो आ जाएगा। और जब भी आ जाएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आप सभी को मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, आईआरएफसी की जो सीएमडी चेंज हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के अंदर जो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी जो पद है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस हुआ, तो ये भी हो सकता है लास्ट डे इस कारणवश शेयर में तेजी देखने को मिला। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कुछ एनालिस्ट ने भी आईआरएफसी को कवर किया। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे क्रूशियल लेवल्स एंड कुछ सपोर्ट वगैरह मेंशन किया, टारगेट वगैरह मेंशन किया। तो देखिए एक एनालिस्ट ने कहा कि नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 180 के आसपास और ऊपर की तरफ जो टारगेट है सबसे पहले 207, अगर ये अचीव हो गया, मतलब 207.10 को ब्रेक कर लिया, तो शेयर जो है लगभग 222 तक पहुंच सकता है। अच्छा, नेक्स्ट एक और एनालिस्ट ने कहा कि नीचे की तरफ सपोर्ट है 183, जो कि लास्ट डे भी हमने देखा था शेयर 184 के आसपास पहुंचा था, सपोर्ट मिला, उसके बाद ऊपर की तरफ रिकवरी किया और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मेंशन किया 200 के आसपास। और साथ में ये भी कहा शेयर जो है नेक्स्ट एक महीने के भीतर, मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक्चुअली 175 से लेकर 210 की रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए एक और एनालिस्ट ने इस टॉपिक को आगे कवर किया कि देखिए अपसाइड टारगेट 200 प्लस हो सकता है, नीचे की तरफ 185 क्या स्टॉप लॉस रखने के लिए बोला, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें जो एनालिस्ट है, या बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ब्रोकरेज द्वारा जो एनालिस्ट है उनके द्वारा काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहा है। अब देखिए हो सकता है कि आईआरएफसी की फंडामेंटल अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि इसमें जो फ्री फ्लो है ना, मतलब देखिए आज की डेट में जो मेजॉरिटी शेयर किसके पास है? सरकार के पास है। तो मार्केट में जो फ्री फ्लो शेयर वो काफी कम है। ये बात भी सही है कि जिसके कारण हमने देखा कि एफएस का स्टेक इंक्रीज हो रहा है, बट उतना खास इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं बोलूंगा थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है। और पब्लिक भी हमने देखा लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा रिड्यूस किया अपना स्टेक, जो कि करना नहीं चाहिए। जो कि अक्सर मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए कंपनी अगर सही रहा तो उसमें थोड़ा बहुत पेशेंस आपको दिखाना चाहिए। पेशेंस आप अगर दिखाएंगे तो ऑब्वियसली शेयर जब चलेगा ऑटोमेटिकली आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लास्ट डे कारोबार भी एक डिसेंट टाइप की देखने को मिला, 4 करोड़ के आसपास, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज था लगभग 20.58% के आसपास। ओके, अच्छा देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पर लेके चलता हूँ, वहां पे जाके फटाफट कवर करते हैं कि टेक्निकली आपको क्या करना चाहिए। आईआरएफसी की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर दोस्तों शुरुआत करेंगे एनालिसिस। बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। अच्छा, एक और छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। हाल ही में हमने देखा मार्केट में गिरावट हुआ, तो देखिए अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे भी गिरावट होता है ना, तो कौन कौन सी शेयर में एंट्री लेना चाहिए उस टॉपिक को हम कवर करेंगे कल सुबह की 10:30 के वीडियो में। देखना मत भूलना, मेरे पास वीडियो बना के मतलब रिकॉर्ड करने के बाद तैयार हो चुका है, बस रात में मैं प्रीमियर में छोड़ दूंगा, सुबह की 10:30 पे भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिलहाल आईआरएफसी की बात करें, जो शेयर है अभी न्यूट्रल जोन पे चल रहा है। अच्छा, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ, फटाफट मैं आपको बताता हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक तो 200 के आसपास है, और 200 का अगर क्रूशियल लेवल ब्रेक किया तो 210, बिकॉज इसके पहले भी हमने बार बार देखा था 200 के आसपास सपोर्ट मिला था, काफी बार रेजिस्टेंस मिला था। जैसे ही ब्रेक किया लास्ट टाइम हमने देखा था शेयर ये देख लीजिए, शेयर जो है ये देखिए कहां पे पहुंच गया था, 225 के ऊपर अपना हाई टच किया, बट उसके पहले देखिए यहाँ पे काफी बार रेजिस्टेंस भी मिला था 210 के आसपास, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो ये देखिए सपोर्ट पॉइंट हो गया आपके यहाँ पे, कहां पे, 50 डेज की EMA
देखिए मैं आपको क्यों बार बार बोलता हूँ कि ये जो इंडिकेटर्स होता है ना, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, ये हो गया 50 डेज की ईएमए, ये हो गया आपका 100 डेज की ईएमए। इसका जो यूजेज है, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ सिखाता हूँ, सीख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ध्यान से सुनना चाहिए इसमें से। देखिए इसके पहले भी हमने देखा था, जब कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले गिरावट हुआ था शेयर में, यहाँ पे सपोर्ट मिला। लास्ट डे देखिए फ्राइडे एक दिन कहाँ पे बॉटम टच किया, 185 के आसपास, तो नीचे दोस्तों सपोर्ट मिल गया 185। अब बात करेंगे एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट के ऊपर देखिए यहाँ पे दो एंट्री पॉइंट हो सकता है, या तो नीचे की तरफ शेयर में गिरावट हो, तो और शेयर गिरते गिरते 190 फिर से नीचे पहुंच गया, तो 188 से लेकर 190 एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। या तो शेयर ऊपर की तरफ पहुंच जाए, 200 प्लस क्रॉस कर जाए और ऊपर स्टेबल हो जाए, तो भी यहाँ पे आप चाहते हैं एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो दो एंट्री पॉइंट बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट बता दिया। लास्ट एंड आखिरी पॉइंट दोस्तों वो है क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सबसे पहली बात देखिए, एक तो ह्यूज डिमांड है, अच्छा ग्रोथ है, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन अच्छा है। तो आई थिंक जिनके पास भी शेयर है, चाहे आपने हाई वैल्यूएशन पे परचेज किया, मतलब हाई रेट में बाइक परचेज किया, या लो रेट में शेयर है 25 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, तो होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको एंट्री लेना है, मैं बार बार इसके पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा, हर बार मत कीजिए। डोंट बी एक्ट लाइक मैगी इन्वेस्टर्स के मुझे 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में सब कुछ चाहिए, पैसे दुगना चाहिए, 3 गुना चाहिए। हाँ, आप अगर कंपनी को 3 से 5 साल दे सकते हो तभी जाइए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।